अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन से सामाजिक विज्ञान में विद्यार्थियों की विश्लेषणात्मक योग्यताओं को आंकने के अवसर उपलब्ध कराते हैं? ऑप्शन ए है, क्षेत्र विश्व के उद्यान के रूप में जाना जाता है और क्यों। यहाँ पर क्या हमें बताना है कि विश्लेषणात्मक जो योग्यता है उसके बारे में बताना है कि किस ऑप्शन में विश्लेषणात्मक योग्यता है। तो पहला है कि कौन सा क्षेत्र विश्व के उद्यान के रूप में जाना जाता है और क्यों। ये तो रटी रटाई चीज़ है, तो इसमें विश्लेषण कहीं है नहीं, तो इसलिए ये नहीं होगा। बी है कथन, इसमें लिखा है कि कौन सा राज्य फूलों की घाटी के रूप में जाना जाता है, इसका भी एक उत्तर है, तो ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन है कि भारत में कौन सा राज्य मसालों के लिए उत्पादन में प्रथम आता है। आगे है, मसालों के उत्पादन के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियां क्या हैं, तो इसमें विश्लेषण है, यानी कि जो सी कथन है इसमें विश्लेषण है। डी कह रहा है कि भारत में कौन से राज्य कर्क रेखा पर स्थित है, तो ये भी रटी रटाई चीज़ है। केवल जो है सी में विश्लेषणात्मक कौशल या योग्यता है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा कि डी इसका सही उत्तर है। तो आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न संज्ञानात्मक प्रक्रिया के केवल स्मरण पहलू का आकलन करते हैं। ऑप्शन ये है, अब यहाँ स्मरण मतलब क्या होता है कि जो याद करना, स्मरण में याद करना। तो ऑप्शन ये में है कि बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा हेतु भारत सरकार द्वारा कौन से 2 एक्ट पारित किए गए हैं, तो ये कथन सही है, इसमें स्मरण संबंधी यदि याद करने वाली बातें हैं। बी कथन में कि आकाशगंगा क्या है, हमारी आकाशगंगा के निकटतम कौन सी आकाशगंगा है, ये भी याद करने वाली चीज़ है। तो बी, ये और बी इन दोनों कथनों में स्मरण पहलू है, यानी कि याद करने वाली चीज़ें हैं। सी में है कि क्या आप सोचते हैं कि भारत में धर्म के संबंध में स्वतंत्रता का अधिकार सही प्रकार कार्य करता है, क्या यह भारत को एक धर्मनिरपेक्ष देश बनाता है। अब इसमें तो विश्लेषण है, इसलिए सी कथन नहीं होगा। डी में है कि क्या समस्याएं हो सकती हैं यदि राज्य सरकार और संघीय सरकार 2 भिन्न भिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा संचालित हो। तो इसमें क्या बताना था कि कौन सा स्मरण पहलू के अंतर्गत आता है, तो स्मरण पहलू के अंतर्गत ये भी आएगा और बी भी आएगा, तो इसका जो है सही जवाब ये और बी, ये और बी इन दोनों हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न बहुल परिप्रेक्ष्य की उपयोग करने या विकास करने के अवसर प्रदान करते हैं। ऑप्शन ए में है कि वह कौन से कारक हैं जो क्षेत्र की जलवायु निर्धारित करते हैं। यहाँ पे प्रश्न बाहुल परिप्रेक्ष्य मतलब कि वह प्रश्न जो बहुआयामी हैं, यानी कि जिनके उत्तर एक से अधिक हैं, उनके बारे में हमें बताना है। कथन एक में है कि वह कौन से कारक हैं जो किसी क्षेत्र की जलवायु निर्धारित करते हैं, तो इसमें एक से अधिक उत्तर है, इसलिए जो है पहला कथन ये कथन सही है। बी है कि वनों की कटाई के क्या हानिकारक प्रभाव हैं, तो इसमें भी एक से अधिक उत्तर है। सी है कि दक्षिण अमेरिका के मुख्य भौतिक खंड कौन से हैं, इसमें भी एक से अधिक उत्तर हैं। डी में है कि बहुदल तंत्र क्या गुण दोष हैं, तो डी में कोई जो है एक से अधिक उत्तर नहीं, इसलिए ये बी सी ये तीनों सही हो जाएंगे। तो किसमें ये बी सी है, तो ऑप्शन बी में ये बी सी तीनों कथन सही हैं, तो इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष था। ऑप्शन ए में है सी राजगोपालाचारी, बी है अंबेडकर साहब और डी है राजेंद्र प्रसाद और जो है डी है जवाहरलाल नेहरू। इसका सही जवाब बताना है आपको। संविधान सभा का अध्यक्ष, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो है सिन्हा साहब थे और संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अस्थायी पूछता तो डॉक्टर सच्चिदानंद
सिन्हा होते। अस्थाई या अस्थाई नहीं पूछ रहा है, तो इसमें जो है दिया हुआ है केवल राजेंद्र प्रसाद, तो इसलिए इसका सही जवाब राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। ये अस्थाई अध्यक्ष थे, इसीलिए इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था? ऑप्शन ए है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बी है पट्टाभी सीतारामैया, सी है टी कृष्णमाचारी और डी है सिराज गोपालाचारी। तो भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल सिराज गोपालाचारी थे। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर पूछा जाए तो माउंटबेटन थे, और प्रथम भारतीय गवर्नर पूछा जाए तो ये सिराज गोपालाचारी थे। इनका सही जवाब ऑप्शन डी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का संविधान कब बनाया गया था, यानी कब अपनाया गया था? ऑप्शन ए है 15 अगस्त 1947, बी है 26 जनवरी 1947, सी है 26 नवंबर 1949 और डी है 26 जनवरी 1950। इसका सही जवाब देना है आपको। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा को, यानी कि संविधान को अपनाया गया था। इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने भारत की रियासतों को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी? ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, बी है सरदार पटेल और डी है अंबेडकर साहब, सी है अंबेडकर साहब, डी है सिराज गोपालाचारी। इसका सही जवाब आपको देना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उस समय 562 रियासतें और राज्यों को मिलाकर था, तो उन्होंने 562 जो था 562 राज्यों और रियासतों को एकत्रित करके जो है भारत की स्थापना की थी। तो इसलिए इनका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रियासतों को एकीकृत किया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसका सही जवाब बी है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की समवर्ती सूची के मामलों पर कार्य करता है? ऑप्शन ए में है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें, बी है राज्य सरकारें स्थानीय सरकार, सी है केंद्र शासित प्रदेश, डी है स्थानीय सरकारी निकाय। इसका सही जवाब बताना है आपको। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ये, केंद्र सरकार और राज्य सरकार ये दोनों मिलकर समवर्ती सूची पर काम करते हैं। 3 सूचियाँ होती हैं, पहली संघ सूची, दूसरी राज्य सूची और तीसरी समवर्ती सूची। जो केंद्र सूची होती है उस पर जो कानून बनाती है कौन बनाता है? केंद्र बनाता है। केंद्र सूची पर कानून केंद्र बनाता है। दूसरा है केंद्र सूची को यानी कि संघ सूची कहते हैं, तो संघ सूची पर जो है केंद्र सरकार कानून बनाती है। दूसरा है राज्य सूची, राज्य सूची पर कानून राज्य बनाती है। तीसरा है समवर्ती सूची। ये जो समवर्ती सूची होता है इसमें केंद्र सरकार और राज्य गवर्नमेंट ये दोनों मिलकर कानून बनाते हैं या कोई भी कानून बना सकता है। लेकिन जब इसमें विवाद हो जाएगा तो केंद्र सरकार वाला जो फैसला होगा वो माना जाएगा। तो इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन ये है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष थे, यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? सी राजगोपालाचारी थे, अंबेडकर साहब थे या राजेंद्र प्रसाद थे या जवाहरलाल नेहरू थे? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अंबेडकर साहब क्या थे? ये मसौदा समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। कब स्थापना हुई थी ड्राफ्टिंग कमेटी की? 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी या मसौदा समिति की स्थापना हुई थी, जिसके अध्यक्ष अंबेडकर साहब थे। इसका सही जवाब ऑप्शन बी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा कि 18वीं सदी में किसके नेतृत्व में बंगाल में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? ऑप्शन ए मुर्शीद कुली खान, बी है नादिर शाह, सी है अलीवर्दी खां और डी है बुरहान उल मुल्क। इसका सही जवाब देना है आपको। इसका सही उत्तर हो जाएगा मुर्शीद कुली खां, ये इसका सही उत्तर है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को शासक के रूप में नहीं पहचाना जाएगा? ऑप्शन ए में है डलहौजी, बी में है विलियम बेंटिंग, सी में है कैनिंग और डी में है कॉर्नवालिस। इसका सही जवाब देना है आपको। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कैनिंग। सी इसका सही जवाब है। 1857 का जब विद्रोह हुआ था उस समय भारत का गवर्नर जनरल
कैनिंग था। और विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ से हुई थी और 11 मई 1857 ईस्वी को क्रांतिकारियों ने दिल्ली की तरफ कूच किया था। 12 तारीख को दिल्ली पर पहुंचकर और वहां पर अंग्रेजों को भगा दिया था और दिल्ली पर जो है अपना सत्ता स्थापित करके बहादुर शाह जफर को जो है सम्राट घोषित कर दिया था भारत का। फिर सितंबर महीने में फिर पुनः अंग्रेजों ने जो है बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके म्यांमार जो है रंगून के जेल में ले गए और वहाँ पर इनको सज़ा दे दी। और जो है इसी दौरान इन्होंने घोषित किया था कैनिंग ने कि जो बहादुर शाह जफर हैं वो अंतिम सम्राट होंगे। तो इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस गवर्नर जनरल ने अवध के ऊपर ब्रिटिश कानून आरोपित किया। ऑप्शन ए में है रिपन, बी में है कैनिंग, सी में है डलहौजी और डी में है माउंटबेटन। इसका सही जवाब देना है आपको। इसका सही उत्तर हो जाएगा डलहौजी। डलहौजी ने 1858 ईस्वी को जेम्स आउट्रम की रिपोर्ट के आधार पर अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर हड़प लिया था। क्या आरोप लगाया था? कुशासन का आरोप लगाया था। तो इसीलिए जो है इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। डलहौजी ने ऐसा काम किया था, अवध को हड़पा था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि कानपुर के किस शासन ने खुद को पेशवा कहा था। ऑप्शन ए नाना साहब, बी है बाजीराव प्रथम, सी है बाजीराव द्वितीय, डी है बहादुर शाह जफर। जो नाना साहब थे, नाना साहब का बचपन का जो नाम था, ओरिजिनल नाम धुंधुपंत था। इन्होंने खुद को पेशवा कहा था, तो इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन ए नाना साहब हो जाएगा। इन्होंने 1857 का जो विद्रोह था उसका नेतृत्व कानपुर से किया था तात्या टोपे के साथ मिलकर। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ये है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि कारखाने के विषय में पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि क्या होगी। ऑप्शन ए में है कि एक कहानी सुनाना, बी है किसी विशेषज्ञ को निमंत्रित करना, डी है किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना और डी है एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना। इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पर क्या हो रहा है कि बच्चे को किसी औद्योगिक कारखाने में ले जाकर सामने उसे दिखाया जा रहा है सारा प्रोसेस। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे प्रत्यक्ष अनुभव होगा। तो प्रत्यक्ष अनुभव सर्वश्रेष्ठ होता है, इसलिए इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी हो जाएगा। सी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि एडुसेट से क्या अभिप्राय है। एडुसेट के मतलब होता है, EDU के मतलब होता है एजुकेशनल, सेट से मतलब होता है सैटेलाइट। तो इससे एडुसेट पूरे का मतलब होता है कि एजुकेशनल सैटेलाइट से क्या अभिप्राय है। इसका मतलब है कि ऑप्शन ए कि रॉकेट जिसका उपयोग मानव निर्मित उपग्रहों को सूर्य की कक्षा में स्थापित करने के लिए किया जाता है, बी है सौरमंडल में खोजा गया नया ग्रह, सी है एक क्षुद्र ग्रह जो मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के बीच पाया जाता है और डी कह रहा है कि एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह। इसका सही जवाब देना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा कि यह एक भारतीय उपग्रह है, यानी कृत्रिम उपग्रह है जो जिसको मानव ने बनाया है, एजुकेशनल से संबंधित है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पंचवाड़ी और बीजक में निम्नलिखित में से किस महान हस्ती के छंद और विचारों को संरक्षित किया गया है। मीराबाई, कबीरदास, गुरु नानक, रविदास। इसका सही जवाब हो जाएगा बी। कबीरदास के जो छंद हैं उनको संरक्षित किया गया है बीजक और पंचवाड़ी में। इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, कबीरदास। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि एलोरा की गुफा का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है, किस काल की कृति है। ऑप्शन में गुर्जर प्रतिहार काल, बी है राष्ट्रकूट काल, सी है चालुक्य काल, डी है गुप्त काल। इसका सही जवाब देना है आपको। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रकूट काल के समय राष्ट्रकूट वंश ने क्या बनवाया था, जो एलोरा का कैलाश मंदिर है उसे बनवाया था, एलोरा की कैलाश गुफा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उपनिषद में आस्था रखता है। ये है ब्रह्मा समाज, बी है रामकृष्ण, सी है सत्यशोधक समाज, डी है सेवा समाज। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ये, ब्रह्म समाज किस में आस्था रखता है, उपनिषद में। इसका सही जवाब ये होगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है
यानी कि आज की क्लास पूरी हुई। क्लास देखने के लिए धन्यवाद। क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और जितने भी उत्तर आपके सही हुए हों उसे कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।